हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2018-19 के चैप्टर 3 के कवित। दोस्तों सवैया जो है वो पार्ट 1 जो वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 1 उसमें वो कवर कर दिया गया है सवैया। आज दोस्तों हम लोग जो कवित है उसके बारे में पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है पार्ट 2 है, तो इसमें हम लोग कवित के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके लेखक जो है वो देवदत्त हैं, देव। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करेंगे। और जो भी इस चैनल में नए हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। चलिए दोस्तों बिना देरी की हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों एमसीक्यू शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं जो कवित पार्ट 2 है उसके लेके। तो दिया गया है कामदेव का बालक किसे कहा गया है। तो कामदेव का बालक जो है बसंत ऋतु को कहा गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कवित में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, तो वो शरदकालीन पूर्णिमा को कहा गया है। ठीक है ना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है, तो वो आपको आकाश को। दोस्तों ये जो स्फटिक है इसका मतलब होता है प्राकृतिक क्रिस्टल। ठीक है, प्राकृतिक क्रिस्टल को स्फटिक बोला जाता है। आगे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट है आपका आकाश की सुंदरता कैसी है, तो वो आपका सफ़ेद दही के समान बताया गया है। जो काव्य है काव्य में आकाश की सुंदरता जो है सफ़ेद दही के समान बताया गया है। आगे आपके अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है, तो वो आपको राधा के समान। आगे आपका प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, ये जो है ना ये काव्य में ये दिया गया है, पद दिया गया है, तो उसके अनुसार से ये पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो वो आपका प्रतीप अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे आपके दिया हुआ है कवित कैसा छंद है, और इसका आंसर होगा आपका दोस्तों वर्णिक छंद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णिक छंद। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कवित में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है, तो वो आपका वसंत ऋतु का। और आगे दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक है वसंत की कल्पना किसके रूप में की गई है, तो वो कामदेव की नव शिशु के रूप में। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसे कर लेना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये रिपीट होगा। जब ये आपका रिपीट होगा तो आपको जो है याद करने में आसानी होगी। तो पेड़ की डाली किस रूप में है, तो बालक के झूले के रूप में है। पेड़ की डाली जो है वो किस रूप में है, तो बालक के झूले के रूप में जो है प्रस्तुत काव्य में दिया गया है। वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं, तो वो पालने के बच्चों के लिए। ठीक है ना। जैसे कि बच्चे जो होते हैं जिसे पालने में रहते हैं, उसी प्रकार जो है वृक्षों के नए पत्ते पालने के बच्चों के लिए इसका मतलब होता है। आगे दिया गया है कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है, तो वो हवा। जैसे कि जो पालना रहता है, जो झूलना रहता है, झूलना जो रहता है तो उसमें हवा जो देती है तो वो हवा से झूलती है। इसी प्रकार जो पत्ते हैं तो हवा से ही ना पत्ते हिलते हैं, तो उसी अनुसार जो है कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है, तो वो हवा के बारे में बताया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका बालक का मन कौन बहलाता है, तो मोर तथा तोता। जैसे कि बसंत ऋतु में जो है मोर तथा तोता जो है अपने आवाज़ों से जो है आदमी को जो है मन मुग्ध कर देता है, उसी प्रकार जो है बताया गया है। और अंतिम टॉपिक है आपका, अंतिम पॉइंट है कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं, वो आपका कोयल को बताया गया प्रस्तुत काव्य में। तो चलिए दोस्तों हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2 का पहला एमसीक्यू से। पहला है आपका कवित में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पॉइंट्स को पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया है कि आपका वसंत ऋतु का। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एकार आ गया है, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वसंत। ठीक है, वसंत ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया गया है। पूरा का पूरा जो काव्य है कवित, ये जो कवित है ये काव्य है। ठीक है। तो इसमें जो है पूरा का पूरा वसंत ऋतु का ही जो है बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, कवित काव्य में वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है। तो पॉइंट में दिया हुआ था कामदेव के नव शिशु के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कामदेव के नव शिशु के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 3, कवित काव्य में पेड़ की डाली किस रूप में है। तो दोस्तों प्रस्तुत काव्य में दिया गया है कि बालक के झूले के रूप में जो है बताया गया है कविता में, कि पेड़ की डाली जो है वो बालक के झूले के रूप में है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4। नंबर 4 दिया गया है प्रस्तुत कवित में वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं, तो वो बच्चों को पालने के लिए। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बच्चों को पालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5। नंबर 5 है
काव्य कवित्व में कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो वो हवा, जैसे कि पत्तों को जो हिलाती है तो वो हवा ही हिलाती है ना, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका हवा, ए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 6। नंबर 6 है दोस्तों, प्रस्तुत काव्य कवित्व में बालक का मन कौन बहलाते हैं? तो वो मोर तथा तोता, ठीक है, मोर तथा तोता जो है वो प्रस्तुत काव्य में बालक का मन बहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 7, कवित्व काव्य में कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो वो आपका कोयल, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कोयल। कोयल जो है बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 8। नंबर 8 है, काव्य कवित्व में कामदेव का बालक किसे कहा गया है? जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पॉइंट को पढ़ रहे थे तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो काव्य कवित्व में कामदेव का बालक किसे कहा गया है? तो इसके अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु को जो है कामदेव का बालक कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया आपका नंबर 9। नंबर 9 है दोस्तों, कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों कवित्व में जो है शरदकालीन, ठीक है, शरदकालीन पूर्णिमा के बारे में वर्णन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 10 है दोस्तों, नेक्स्ट आपका नंबर 10, प्रस्तुत काव्य कवित्व में किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया है? तो दोस्तों आकाश को बताया है, ठीक है ना, और स्फटिक का मतलब होता है प्राकृतिक क्रिस्टल, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्य में जो है पत्थर से बने स्फटिक को जो है आकाश के समान बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका नंबर 11। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हर एक चैप्टर से आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए पूरी की पूरी तरह से कवर यदि हम लोग कर लिया जाता है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट नंबर 11, कवित्व काव्य में आकाश की सुंदरता कैसी है? तो दोस्तों इसमें प्रस्तुत काव्य में कहा गया है सफ़ेद दही के समान, सफ़ेद दही के समान जो है आकाश की सुंदरता को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका नंबर 12। नंबर 12 है, प्रस्तुत काव्य कवित्व में अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? तो वो आपका राधा के समान बताया गया दोस्तों प्रस्तुत काव्य में, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्य में अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? तो वो आपका राधा के समान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका नंबर 13, कवित्व काव्य में प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक कविता का जो है ना एक लाइन दिया हुआ है, देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों अलंकार इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछता ही है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रतीप अलंकार, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतीप अलंकार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका नंबर 14। नंबर 14 है दोस्तों, कवित्व कैसा छंद है? तो दोस्तों कवित्व जो है वो आपका वार्णिक छंद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वार्णिक छंद, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सारे के सारे दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन को कर लेना ही बेहतर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इससे जो है हम लोग का पार्ट 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब चैप्टर 3 जो है इसके साथ हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका नंबर 15, कवित्व किस कवित्व की रचना है? ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कवि होगा, ठीक है, तो आ गया है बीच में। तो कवित्व किस कवि की रचना है? तो वो आपका देव। दोस्तों देव जी के बारे में हम लोगों ने बताया था कि देव जी का पूरा नाम है आपका देवदत्त द्विवेदी, ठीक है, देवदत्त द्विवेदी। तो सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग का कवर हो रहा है। पार्ट 1 जो है दोस्तों ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो भी देख लें, और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 जो है उसका भी जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है सारे के सारे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसका PDF भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और दोस्तों किसी भी प्रकार का यदि क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।